स्वागत है मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का। फिर से मैं आपके लिए हाजिर हूँ वहीं अपनी क्लास भारतीय पाठशाला यूट्यूब चैनल में। मैं फिर से सभी अपने शिक्षार्थियों का विद्यार्थियों का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आप हमारी कक्षाओं को निरंतर देख रहे हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं और हमें कमेंट में बता रहे हैं, तो मैं उनके लिए बहुत आभारी हूँ जो मेरी कक्षाएं निरंतर देखने से कुछ सीख रहे हैं, अर्थात उन्हें कुछ इन कक्षाओं का फायदा है। उनके लिए राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो विद्यार्थी नए हैं वो हमारी कक्षाएं देखकर कुछ सीख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा, जो भी पढ़ने वाला है आप उनको ज़रूर भेजिए। अगर हमारे चैनल से आप अभी जुड़े हो तो पूर्व में संचालित कक्षाओं को एक बार जरूर देखिए, मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ। और देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो उसमें कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस मंच पर हमें आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा प्रेरणा और ज़्यादा उत्साह के साथ हम ऊर्जा के साथ आपके लिए हर कक्षा संचालित करते रहे। तो मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ आप सभी का, जो आप हमारी कक्षाओं को निरंतर देख रहे हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी अर्थात हिंदी की सामान्य व्याकरण। हिंदी की सामान्य व्याकरण कक्षा 10, कक्षा 12 एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हम कक्षा 12 और उससे संबंधित अन्य जो भर्तियों के लिए जो काव्य का प्रयोजन, काव्य में दोष, काव्य के गुण, ये हमने पहले अध्ययन किया है। तो हमने काव्य के गुण पढ़ लिए। काव्य के दोष के अंतर्गत अर्थगत दोष, शब्दगत दोष, रसगत दोष, इन सभी का उदाहरण सहित हमने अपनी पूर्व में संचालित कक्षाओं में अध्ययन किया है। और काव्य के जो विभिन्न रूप से माने गए जो दोष है, श्रुति कटु दोष है, अप्रतीत दोष है, जो भी जितने भी उन दोषों का हमने निम्न उदाहरण सहित अध्ययन किया है। उन्हीं दोषों के क्रम में हम अब पढ़ रहे हैं आगे वाले दोष। तो शुरू करते हैं उन दोषों को पढ़ने का और उदाहरण सहित। आज हमारी दोष है अश्लील दोष। अश्लील हमारे हिंदी व्याकरण में पहले ही बताया है कि हर दोष का पता उनके परिभाषा अर्थात शब्द से ही पता चलता है कि किस प्रकार अश्लील, भद्दापन, फूहड़पन, जो चीजें हम बोलने में प्रयुक्त करते हैं वही चीजें अगर काव्य में प्रयुक्त हो जाए तो वो अश्लील दोष हो जाता है। कैसे? जब काव्य में घृणाजनक, जिनसे हमें घृणा हो जाए, ईर्ष्या होने लगे, लज्जा, जिन शब्दों को पढ़कर हमें लज्जा का अनुभव होने लगे, या फिर वो अमंगल सूचक हो, जो अमंगल के लिए हो, उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे काव्य में फूहड़पन, भद्दापन आ जाता है। इनका प्रयोग करने से काव्य में क्या आ जाता है? फूहड़पन, भद्दापन आ जाता है, तो अश्लीलत्व दोष होता है। इसी को ही अश्लीलत्व दोष कहते हैं। जो काव्य में घृणाजनक, लज्जास्पद, अमंगल सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें काव्य में अश्लीलत्व दोष कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम जानते हैं, लगे थूक कर चाटने अभी अभी श्रीमान। लगे थूक कर चाटने अभी अभी श्रीमान, तो इसमें थूक कर चाटने अभी अभी श्रीमान, तो इसमें थूक कर चाटना घृणाजनक है। ऐसे शब्दों का प्रयोग काव्य में करना अनुचित है, अर्थात घृणाजनक है, लज्जा वाले शब्द है। तो ऐसे शब्दों का काव्य में
प्रयोग करना अच्छा नहीं है, तो इसमें थूक कर चाटना घृणाजनक है। दूसरा उदाहरण जान लेते हैं। अभिप्रेत पद प्रियतम ने पाया। जो प्रियतम है, प्रिय या पति के लिए प्रयुक्त है अभिप्रेत। जो पद पाया है किसने? प्रियतम ने, अभिप्रेत का। तो इसमें प्रेत मर जाने का अर्थ देने से अमंगल सूचक है। अब हम यही जानते हैं कि प्रेत का अर्थ होता है राक्षस, निशाचर, दैत्य, दानव, पिशाच, और वो ये अमंगल सूचक शब्दों का लिए प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें प्रेत मर जाने का अर्थ देने से ये क्या है? अमंगल सूचक है। और जो प्रियतम ने ऐसा पद पाया है प्रेत का, तो वहां पर काव्य में अमंगल सूचक शब्दों का जहां प्रयोग किया जाता है वो अश्लीलता दोष होता है। अर्थात ऐसे शब्दों का प्रयोग अश्लीलता दोष कहलाते हैं। आशा है कि आपको ये उदाहरण समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं उदाहरण और दोष। पुनरुक्त दोष। पुनरुक्त का ही क्या अर्थ है? पुण्य, अन्ना जो काव्य में उन चीजों के बारे में वापिस या पुनः उनके बारे में बताया जाता है, या उसके बारे में जो उसकी व्याख्या कर रहे हैं, या उसके बारे में प्रशंसा की जा रही है, या उसके बारे में बताया जा रहा है, तो विभिन्न शब्दों का ज्यादा से ज्यादा उससे संबंधित प्रयोग करना पुनरुक्त दोष कहलाता है। कैसे? परिभाषा पढ़ते हैं। जब अर्थ की पुनरुक्ति हो, जो अर्थ निकल रहा है शब्द का, जब वही बात दूसरे शब्दों के द्वारा, जिस शब्द से उस बात का अर्थ निकल रहा है, और फिर उसके लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग करना, और उन्हीं शब्दों से वही अर्थ निकल रहा है जो पहले शब्द से अर्थ निकल रहा था, कही जाए तब पुनरुक्त दोष होता है। समझ गए आप कि पहले शब्द से जो बात कही जाए उसी बात को वापस दूसरे शब्दों के द्वारा जो बात कही जा रही है जिसका अर्थ पहले शब्दों की तरह ही है। जैसे हम पढ़ते हैं, दृश्य बड़ा था रम्य। रम्य मतलब सौंदर्य पूर्ण, मन को अच्छा लगने वाला, आकर्षित, मनमोहक। दृश्य बड़ा था रम्य, मंजू सुंदर मनोहर। अब रम्य, मंजू, सुंदर, मनोहर, ये सब मन को ही आकर्षित करने वाले शब्द हैं। तो यहाँ पर रम्य से काम चल सकता था कि दृश्य बड़ा रम्य था, लेकिन यहाँ पर काव्य में इसको इस रम्य शब्द से ही इसका अर्थ निकल रहा था, लेकिन फिर क्या कर दिया? मंजू शब्द भी प्रयोग कर दिया, सुंदर, मनोहर, इन सभी का क्या कर दिया? प्रयोग कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो पुनरुक्त दोष आया है रम्य के बाद में मंजू, सुंदर, मनोहर, इन शब्दों का वर्णन करने से काव्य में पुनरुक्त दोष आ गए जो अर्थ की दृष्टि से। इसमें रम्य शब्द का प्रयोग करने के बाद उसी अर्थ के लिए मंजू, सुंदर, मनोहर शब्दों का प्रयोग पुनरुक्त दोष है। इस प्रकार आशा है कि आपको यह भी उदाहरण अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं आगे न्यून पदत्व दोष। न्यून का अर्थ होता है कम, ठीक है। दोष जहां वाक्य में किसी शब्द की कमी रह जाती है, अर्थात कहने का मतलब है कि वाक्य में उस शब्द को छोड़ देने से वाक्य में कमी आ जाती है। तो वाक्य में जो शब्द अगर छोड़ा गया है और उसका विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है तो उस शब्द की वहां पर कमी होगी, तो उसी को न्यून पदत्व दोष कहा गया है। जहां वाक्य में किसी शब्द की कमी रह जाती है, इससे अर्थ पूरा नहीं निकलता है, वहां न्यून पदत्व दोष होता है। जैसे तो भी सच है धर्मराज ज्वाला नई नहीं थी। तो भी सच है धर्मराज ज्वाला नई नहीं थी, दुर्योधन के मन में वह वर्षों से खेल रही थी। धर्मराज अर्थात युधिष्ठिर के लिए बताइए कि जो महाभारत के युद्ध में जो युद्ध से संग्राम से संबंधित जो बातें थी, जो होने का कारण था, वो
धर्मराज के लिए नई नहीं थी, लेकिन दुर्योधन के मन में वह वर्षों से खेल रही थी। अब वर्षों से क्या खेल रही थी, यहाँ पर कुछ शब्दों की कमी रह गई है। जहां पर तो भी सच है धर्मराज ज्वाला, यहाँ पर ज्वाला शब्द है, ये ज्वाला धर्मराज के लिए नई नहीं थी, लेकिन दुर्योधन के मन में वर्षों से, तो यहाँ फिर से प्रयुक्त कर देती है, दुर्योधन के मन में वह ज्वाला वर्षों से खेल रही थी। अगर ये ज्वाला शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हो जाता तो इसमें न्यून पद दोष नहीं आता। इसमें नीचे की पंक्ति में ज्वाला शब्द की कमी रह जाने से न्यून पद दोष है। आशा है आपको ये भी उदाहरण है वो बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे हम इसके जो विभिन्न उदाहरण है उनका अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आगे के विभिन्न उदाहरणों के बारे में। आगे वाला जो उदाहरण है वो है अधिक पद दोष। मैंने पहले भी कहा था कि जिस दोष का नाम है उसी से ही उसकी परिभाषा के बारे में हमें पता चलता है। तो आप आराम से इनकी परिभाषाओं को और मन लगाकर, रुचि लगाकर एक बार जरूर अध्ययन करिए। काव्य के जितने भी दोष हैं और उन दोषों के जो परिभाषाएं और उदाहरण सहित आपको उसमें सीख जरूर मिलेगी। तो अधिक से पता चलता है कि काव्य में अधिक पद का प्रयोग किया गया है। परिभाषा पढ़ते हैं, जब काव्य में आवश्यकता से अधिक शब्द या पदों का निरर्थक प्रयोग होता है तब अधिक पद दोष माना जाता है। कैसे? निरर्थक का अर्थ है बिना ही अर्थ के, बिना ही काम के, जिन शब्दों का न आवश्यकता होने पर भी उनको काव्य में प्रयोग किया गया है। लिपटी पुष्प पराग में सनी सवेद मकरंद। लिपटी पुष्प पराग में सनी सवेद मकरंद, इसमें पुष्प शब्द का प्रयोग अधिक है क्योंकि पराग शब्द से वाक्यार्थ की पूर्ति हो जाती है। कहने का तात्पर्य है लिपटी पराग में सनी सवेद मकरंद, जो पुष्प के बारे में विशेषता बताई जा रही है उसमें जो सुगंध है, जो मकरंद से भरा हुआ है, वो लिपटी पराग में कहने से ही वाक्य पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लिपटी पुष्प पराग में आवश्यकता से अधिक निरर्थक शब्दों का प्रयोग करना अधिक पद दोष कहलाता है। अभी हम इसका एक अन्य उदाहरण भी पढ़ेंगे। पुष्प पराग से रंग कर, पुष्प पराग से रंग कर भरमर करे गुंजार। भंवरा होता है वो रस का भूखा होता है, वो पुष्पों पर क्या करता है, मंडराता रहता है उसको ग्रहण करने के लिए। तो यहाँ पर फिर से देखो क्या है कि पुष्प पराग से रंग कर, भंवरा है जो पुष्प पराग से रंग कर भरमर करे गुंजार, अर्थात भंवरे है वो गुंजार, गुंजन की आवाज करते हैं। तो इसमें पुष्प शब्द का प्रयोग व्यर्थ है। जैसे यहाँ पर काम पराग से चल रहा था और पुष्प शब्द का प्रयोग कर दिया तो वो काव्य में क्या हो गया, अधिक पद दोष, जो बिना निरर्थक अर्थात बिना अर्थ के उसको आवश्यकता से अधिक प्रयोग कर दिया। क्योंकि पराग की उत्पत्ति किससे हुई है, पराग की उत्पत्ति पुष्प से हुई है, अतः पराग कहने से ही वाक्य पूर्ति हो जाती है। इस कारण पुष्प शब्द अधिक होने से अधिक दोष हो जाता है और ये दोष है। तो हमें इसके विभिन्न उदाहरण भी देखने हैं, ज्यादा से ज्यादा, एक से ज्यादा उदाहरण देखिए। आशा है आपको ये उदाहरण जरूर समझ में आएगा। अब हम आगे वाला जो काव्य का अंतिम दोष, इसी के साथ हम आज यहाँ पर काव्य दोष को पूर्ण कर देंगे। पढ़ते हैं हतवर्त दोष। जब छंद के नियमों के अनुसार वर्ण मात्रा, जब छंद के नियमों के अनुसार वर्ण मात्रा का पालन नहीं किया जाता है या यति भंग हो जाता है तब हतवर्त या छंदोभंग दोष होता है। ये दोष छंद में कमी के कारण होता है। जो छंद होता है उस छंद में
वर्णों की मात्रा का पालन है वो नियमों के अनुसार नहीं होता है। अर्थात किसी छंद में 26 मात्राएं होती है, किसी में 28 होती है, किसी में 32 होती है। तो उसके जो चरण होते हैं 1 2 3 4, अर्थात कोई छंद 2 चरण वाला होता है, कोई छंद 4 चरण वाला होता है, कोई छंद 6 चरण वाला होता है। तो उनमें जो मात्राओं से संबंधित कमी है वो पूरी नहीं है तो वो छंदोबद्ध दोष कहलाता है। फिर जो छंद की जो लयात्मक जो गति होती है उसे रोकने के लिए कवि जो यत्ति का प्रयोग करता है, यत्ति कौन सी, ये इसका प्रयोग जैसे 12 मात्राओं के बाद में यत्ति का प्रयोग किया गया, नीचे वाले चरण में फिर 12 मात्रा के अनुसार उसका प्रयोग नहीं किया गया, तो यत्ति भंग होने के कारण भी ये छंदोभंग दोष होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके उदाहरण। तू बेटी जीवन में आई, तू बेटी जीवन में आई, सुख की झोली भर लाई, सच्चे सुख की झलक बावली तूने प्रथम दिखलाई। इसमें तीसरे चरण में यत्ति भंग है तो चौथे चरण में 2 मात्राएं कम है, इस कारण इसे हतवर्त दोष कहते हैं, या ये हतवर्त दोष है। यहाँ पर हम जब छंद पढ़ेंगे तो ये ज्यादातर दोष है वो छंद जब हम पढ़ेंगे ना, छंद में पता चलेगा किस प्रकार से मात्राओं। छंद का सूत्र है यमाता राज बान सलगा, छंद में कितने गण होते हैं, 8 गण होते हैं। तो कौन सा लघु होता है, वो कौन सा दीर्घ होता है, लघु में कितनी मात्राएं होती है, और जो गुरु होता है उनमें कितनी मात्राएं होती है। तो लघु 1 मात्रा वाले और गुरु है वो 2 मात्रा वाले। कौन सी ऐसी स्थिति होती है जिसमें लघु को भी गुरु मान लिया जाता है, तो ये जब हम छंद पढ़ेंगे उस छंद में इस दोष के बारे में चर्चा करेंगे। अभी जो मात्राएं हैं ये यहाँ पर यत्ति लगी हुई है और यहाँ पर यत्ति लगी हुई है, यहाँ पर मात्राओं में क्या है, कमी है, इसी के कारण ये छंदोभंग या हतवर्त दोष कहलाता है। आशा है आपको हमारे द्वारा जो संचालित कक्षा है उसका भरपूर आनंद लिया होगा, और मैं आशा करता हूँ हमारे आगे आने वाली भी नियमित कक्षाएं हैं उनका आप बड़े जोश जुनून के साथ और अपने भाई बंधु जो मित्र हैं उनको भी भेजकर हमारे चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को अर्थात पूर्व में संचालित कक्षाओं का एक बार जरूर अध्ययन करें। इसी के साथ मैं आपसे यहाँ पर विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।